हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राघव अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूँ आर राघव अरोड़ा नाम के यूट्यूब चैनल पर। आइए, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में। और सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है उसका नाम है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, आइए समझते हैं सेंसिटिविटी है क्या, कुछ आसान सी भाषा में। सेंसिटिविटी को समझने के लिए कुछ विजुलाइज कीजिए कि मान लीजिए एक ग्राउंड है जिसमें आप गए, आपने जाकर क्या किया, आपने कुछ एक्सकेवेशन की, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको मिट्टी चाहिए थी, आपने एक्सकेवेशन की। तो आपने उस जगह तक एक्सकेवेशन की जहाँ तक आपको फुटिंग लगानी है, वहाँ से आपने सॉइल सैंपल लिया और घर आकर या लेबोरेटरी जाकर आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया। बट जो आपने वहाँ एक्सकेवेशन की, जो अगर आपने जेसीबी चलाई या जिस तरीके से भी आपने एक्सकेवेशन की, अब वो मेरी सॉइल डिस्टर्ब हो चुकी है। जो वहाँ जो मैं लेफ़्ट ओवर सॉइल छोड़ के आया हूँ ग्राउंड में, वो मेरी सॉइल डिस्टर्ब हो चुकी है ना। अब अगर मेरी सॉइल डिस्टर्ब हो चुकी है तो मेरी सॉइल की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ लूज हुई होगी। आप सभी मानते हैं इस बात को। तो उसी लूज हुई स्ट्रेंथ को, उसी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ को मैं क्या कहता हूँ? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी कि वाटर कंटेंट को चेंज किए बिना, विदाउट चेंजिंग वाटर कंटेंट, अगर मेरी कंसिस्टेंसी स्टेट की चेंज होती है ड्यू टू रीमोल्डिंग ऑफ सॉइल, रीमोल्डिंग में डिस्टर्बेंस को भी कह सकता हूँ, तो जो मेरी लॉज ऑफ स्ट्रेंथ होगी वही सेंसिटिविटी होगी। अब मान लीजिए मैंने एक्सकेवेशन कर दी, मैंने जेसीबी चला दी, मेरी स्ट्रेंथ लूज हो गई। बट कारण क्या यार? कारण क्या है? तो कारण इसके दो हैं लॉज ऑफ स्ट्रेंथ के। एक परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड, कि जो मेरा सॉइल सॉलिड था, जो उसका स्ट्रक्चर था, मैंने जेसीबी चलाई, उसको कुहाड़ा मारा तो मेरा स्ट्रक्चर टूट गया, डिस्ट्रक्ट हो गया। दिस इज़ परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड्स। अब सेकंड क्या है? रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ डिसॉल्व्ड लेयर ऑफ सॉइल सॉलिड। अब मैंने आपको बताया था कि जो मेरा सॉइल सॉलिड होता है ना, जो सॉइल सॉलिड होता है उसके आले इर्द गिर्द क्या होता है? इर्द गिर्द एक वाटर की लेयर होती है। वाटर की लेयर होती है हर सॉलिड के अराउंड, सॉइल सॉलिड के अराउंड एक वाटर की लेयर होती है जिसको एड्जॉर्ब्ड वाटर कहते हैं। इसको मैं अलग नहीं कर सकता, ये पक्का उसके साथ जुड़ा होता है। तो उसके कारण क्या होता है? जेसीबी चलाने के कारण क्या होता है? कुहाड़ा मारने के कारण क्या होता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं रीओरिएंट हो जाते हैं, अपनी जगह से हिल वगैरह जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो इससे भी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होता है। अब आइए समझते हैं कि यार अगर मेरी सॉइल में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस करने से काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रेंथ लूज़ हो पा रही है, तो इसका मतलब है मेरी सॉइल ज़्यादा सेंसिटिव है। कि मेरी अगर हायर द सेंसिटिविटी, हायर द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। इसका छोटा सा फॉर्मूला भी है जिसको मैं कहता हूँ सेंसिटिविटी इज इक्वल टू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल अपॉन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब्ड सॉइल या रीमोल्डेड सॉइल। ये फॉर्मूला है कि जिसको सॉइल को मैंने अभी डिस्टर्ब नहीं किया उसकी जो स्ट्रेंथ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और नीचे जिसको मैंने डिस्टर्ब कर दिया उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ये अनकन्फाइंड मैंने एक साथ में क्यों लगाया, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बताऊंगा, बड़ी डिटेल से बताऊंगा। अभी बस ये समझ लीजिए, ओके। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थिक्सोट्रॉपी। अब मान लीजिए सेंसिटिविटी के बारे में आपको बताया कि जब मैंने सेंसिटिविटी को चेक किया, तो जब मैं ग्राउंड गया तो मैंने जेसीबी चलाई, कुहाड़ा चलाया, तो मेरी सॉइल की स्ट्रेंथ लूज़ हो गई। अब जो सॉइल की मेरी जो स्ट्रेंथ लूज़ हुई ना, उस सॉइल को लेकर मैं गया लेबोरेटरी में, उसकी मैंने स्ट्रेंथ चेक की। तो उसकी जो स्ट्रेंथ आ रही थी ना, वो थी 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो डिस्टर्ब्ड है, पूरी डिस्टर्ब्ड है सॉइल। अब एक और मैंने सैंपल उठाया, वहाँ से उठाया जो मेरी सॉइल डिस्टर्ब नहीं थी, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल थी। उसको मैंने उठाया, उसको लेबोरेटरी में चेक किया, तो इसकी सॉइल आ रही थी उसी इलाके से पास, कहीं से मैंने सॉइल का सैंपल लिया जो अनडिस्टर्ब थी, जिसको मैंने हाथ नहीं लगाया था। तो उसकी जो स्ट्रेंथ निकालने पर देखा वो 300 किलो न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर मिली। मतलब मेरे 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरी स्ट्रेंथ का लूज़ हुआ। जो मेरी सेंसिटिविटी, जो स्ट्रेंथ लूज़ हुई, वो 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थी। अब जब कैलकुलेशन की गई तो पता चला कि जो मेरी 200 में से 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वो मेरी स्ट्रेंथ लूज किस कारण हुई?
परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड्स के कारण। बट मेरी 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वो स्ट्रेंथ किसके कारण हुई? रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर। अब मैंने क्या किया, जो मेरी डिस्टर्ब्ड सॉइल थी उसको मैंने कुछ सालों के लिए छोड़ दिया कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। कुछ सालों के लिए छोड़ा, 4-5 साल बाद मेरा मन किया कि अब मैं खुद फिर से उसी जगह जाता हूँ जहाँ मैंने 5 साल पहले किया था, को रिसर्च की थी। दोबारा 5 साल बाद गया, तो जहाँ से पहले खुदाई की थी वहाँ से ही थोड़ी सी सॉइल ली, लेबोरेटरी में गया, उसको स्ट्रेंथ चेक की। जिस डिस्टर्ब सॉइल की मैंने स्ट्रेंथ पहले 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चेक की थी, आज जब मैं कर रहा हूँ तो उसकी स्ट्रेंथ आ रही है 220 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कि उस इससे ये पता चला कि मेरी सॉइल ने कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ का कुछ पार्ट वो दोबारा रीगेन कर लिया है, उसी रीगेन हुए पार्ट को, एनर्जी के रीगेन हुए पार्ट को मैं क्या कहता हूँ? थिक्सोट्रॉपी। और ये किस कारण होता है? ये जो रीओरिएंटेशन हुआ है ना पानी का, उसके कारण ये उसके पार्ट को ये रीगेन कर पाती है। और जो परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड्स है, जो मैंने बताया था 80 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, उसको नहीं रीगेन कर पाती, ओके। तो यही प्रॉपर्टी जिससे ये अपने कुछ लॉस्ट स्ट्रेंथ को रीगेन कर पाती है, कुछ पार्ट को रीगेन कर पाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज थिक्सोट्रॉपी। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए करिएगा, ओके, बातों को ध्यान से सुनिए। एक्टिविटी की बात करते हैं। एसी डिनोट करता हूँ। एक्टिविटी क्या होती है? सिंपल सी भाषा में समझेंगे। एक्टिविटी वो चीज़ है, अगर मैं कहता हूँ मेरी सॉइल की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं थोड़ा सा भी वाटर कंटेंट बढ़ा रहा हूँ तो ये काफ़ी मुझे हाई एक्सपेंशन, या तो हाई एक्सपेंशन दिखा रही है या हाई श्रिंकेज दिखा रही है। मतलब वाटर कंटेंट के बढ़ाने या कम करने से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम चेंज दिखा रही है, दिस इज़ नोन एज एक्टिविटी। अगर सिंपल सी रेशो देखेंगे तो दिस इज़ एक्चुअली द रेशो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड परसेंटेज क्ले। अब परसेंटेज क्ले क्या होता है, इसके बारे में तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, आइए आज पढ़ने वाला हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक सॉइल दी गई है जिसको मैं फाइन ग्रेन सॉइल कह देता हूँ। फाइन ग्रेन सॉइल कह दिया मुझे कि सर ये फाइन ग्रेन सॉइल है, ये आप संभाल लीजिए। इसमें से आपने बताना है कि इसकी एक्टिविटी क्या है, ओके। मैंने जब उसको सीव एनालिसिस किया, सीव में देखा, तो पता चला कि जो मेरी क्ले थी ना, मुझे 100 किलो सॉइल की दी गई, फाइन ग्रेन सॉइल। तो जब मैंने सीव एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि जो मेरी क्ले है वो 60 kg है, बट मेरी सिल्ट क्या है, वो 40 kg है। अब परसेंटेज क्ले क्या होगा? परसेंटेज क्ले 60 kg, 100 किलो में से परसेंटेज क्या होगा? 60%। तो मेरी परसेंटेज क्ले क्या होगा? 60%। आइए बात करते हैं आगे जाकर। अब एक्टिविटी का एक छोटा सा चार्ट है, ये भी आप बना लीजिए कि एक्टिविटी में क्या है। अगर मेरी एक्टिविटी 0.75 से कम है तो मैं सॉइल को इनएक्टिव सॉइल कहूँगा। अगर ये 0.75 से ज़्यादा है बट 1.25 से कम है तो ये नॉर्मल या मीडियम एक्टिव सॉइल कहूँगा। और अगर ये 1.25 से ज़्यादा है तो इसको मैं एक्टिव या हाईली एक्टिव सॉइल कहूँगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने वाला तो नहीं है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि मेरी अगर एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो मेरी स्वेलिंग या श्रिंकेज की प्रॉपर्टी, मतलब वॉल्यूम चेंज ज़्यादा होगा। तो ये भी, अब एज ए गुड सिविल इंजीनियर मेरी एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए या नहीं? मान लीजिए मैंने कहीं घर बनाया है तो नीचे सॉइल है, अगर बारिश आई, सॉइल का पानी नीचे मेरी फाउंडेशन में गया तो अचानक से मेरी सॉइल फूलने लगेगी या कम होने लगेगी। अगर तो कम हुई, अगर तो श्रिंक हुई तो सेटलमेंट होगा। अगर तो मेरी सॉइल स्वेल होनी स्टार्ट कर दी, फूल जाएगी, तो मेरी फाउंडेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो मेरे कंक्रीट में क्रैक्स आ जाएंगे। तो इसके कारण मेरी सॉइल की एक्टिविटी कम से कम होनी चाहिए ताकि मैं सॉइल में कोई मेरे चेंजेस मुझे नज़र ना आने पड़े, एक कांस्टेंट रहे। अब ये होती किस कारण के है? ये मिनरल्स के कारण होती है। ये किसके कारण होती है? मिनरल्स के कारण। आप सभी ने पढ़ा होगा यार, सॉइल में क्ले में 3 तरह के मिनरल्स होते हैं, कैलोनाइट, इलाइट, मोंटेमोरलाइट। कैलोनाइट अगर हो मेरी सॉइल में तो यार ये लीस्ट एक्टिव क्ले मिनरल होगा, मेरी सॉइल लीस्ट एक्टिव होगी। बट यही इलाइट हो तो ये नॉर्मल एक्टिव होगा, और यही मोंटेमोरलाइट हो तो ये हाईली एक्टिव होगा। आप सभी ने ओरिजिन ऑफ सॉइल में तो पढ़ा होगा कि मोंटेमोरलाइट किस में पाया जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल में या बेंटोनाइट सॉइल में। इसी के कारण जो मेरी ये जो सॉइल्स है ना, इसकी जो एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ओके। अब पढ़ते हैं डेंसिटी इंडेक्स के बारे में या रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, या जिसको मैं डिग्री ऑफ डेंसिटी भी कहता हूँ। अब ये है क्या?
ये सिंपल भाषा में समझे तो डेंसिटी इंडेक्स क्या है, ये मुझे बताता है कि अभी मुझे कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कितने परसेंटेज एफर्ट्स करने पड़ेंगे मेरी सोइल को फुली कम्पैक्ट करने के लिए, मेरी सोइल को फुली कम्पैक्ट करने के लिए। इसका फॉर्मूला है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100 अगर परसेंटेज के लिए चाहिए। अभी ई मैक्स ई मिनिमम ई है क्या? ई तो मुझे पता है ये नेचुरल वॉइड रेशो है कि अगर कोई भी सॉइल मेरे सामने पड़ी है तो उसकी एट प्रेजेंट क्या वॉइड रेशो होगी, ये ई वो है। ई मैक्सिमम क्या है, ई मिनिमम क्या है? ई मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशो। अब मुझे बताइए मैक्सिमम वॉइड रेशो कब होती है? जब मेरी सॉइल लूज स्टेट में हो। तो ये वो वॉइड रेशो है कि जब मेरी जितनी मर्जी मैं सॉइल को लूज कर लूँ, जो मेरी मैक्सिमम वॉइड रेशो आएगी ना वो होगी ई मैक्स। और इसी के ऑपोजिट ई मिनिमम क्या है? मिनिमम वर्ड रेशो। कम से कम वर्ड्स कब होते हैं? जब मेरी सॉइल डेंस होती है, कॉम्पैक्ट होती है, तो ये वो ई मिनिमम है। ओके, ई मैक्स लूज स्टेट है। अगर नेचुरल वर्ड रेशो को ई मैक्स पुट कर दूं तो मेरा जो आईडी आता है वो ज़ीरो आता है, ये आप पुट करके देख सकते हैं। और इसी अगर ई को ई मिनिमम पुट कर दूँ तो मेरी सॉइल डेंस स्टेट में होगी। आपको पता है ई मिनिमम वर्ड्स कम है तो डेंस स्टेट में होगी, तो मेरा आईडी आता 100%। तो इससे क्या पता चला कि मेरी आईडी की रेंज क्या है? आईडी की रेंज क्या है? 0 से लेकर 100% तक। अब ज़रा ये बात बताइए कि आईडी अगर मेरा 80% हो तो मुझे क्या पता चलता है? तो मुझे ये पता चलता है कि मुझे फुल्ली डेंस करने के लिए मेरी सॉइल को लगभग 20 एफर्ट्स करने पड़ेंगे, 20% एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये एफर्ट्स कौन से? कंपैक्शन एफर्ट्स। आइए बात करते हैं ऐसे गुड सिविल इंजीनियर वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो इसका यही एक ही जवाब है कि हायर वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी आईडी देख सकते हैं, अगर आईडी ज़्यादा है 100% है तो मेरी सॉइल के में जो वॉइड्स हैं वो मिनिमम होंगे और डेंस स्टेट होगी। तो मतलब एज ए गुड सिविल इंजीनियर आई मस्ट हैव हायर वैल्यू ऑफ आईडी। आइए बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ ई मैक्स। अगर ये मुझे पता चल गया यार ये ई मैक्स क्या है, ई मिनिमम क्या है, ई क्या है, अब ये पता कैसे लगाना? लेबोरेटरी में आइए उसके बात करते हैं। वैसे तो लैब में कम ही चेक करते हैं, रफली है लैब में, बट अगर फील्ड में काफ़ी इसके टेस्ट होते हैं, बट लैब के बारे में पढ़ेंगे। गामा डी का मुझे फॉर्मूला पता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। यहाँ से जब री रेंज किया तो ई की वैल्यू ये आ गई जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी -1। ठीक है, नेचुरल वर्ड रेशो के मेरा फॉर्मूला निकाल दिया। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे ई मैक्स या ई मिनिमम को निकालने के लिए। पहले तो एक कैलकुलेशन के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊंगा कि एम्प्टी मोल्ड का वेट कर लीजिए W1। अब एम्प्टी मोल्ड में आपने ड्राई सॉइल डालनी है, तो जब ड्राई सॉइल डाल लेंगे तब उसका वेट क्या होगा? W2। मतलब जो मेरी सॉइल का वेट क्या होगा? W2 माइनस W1। अब मुझे पता है मेरी सॉइल ड्राई है तो ड्राई सॉलिड का वेट क्या होता है? वेट ऑफ सॉलिड्स। अब मैंने ये सारी सॉइल किस में डाली है? एक मोल्ड में डाली है, तो मेरी सॉइल का वॉल्यूम क्या होगा? जो वॉल्यूम वो मोल्ड होगा। ठीक है, तो ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? और ये क्या है? गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट क्या आएगा? वेट ऑफ सॉलिड्स दैट इज W2 माइनस W1 अपॉन वॉल्यूम, जो भी व्यू मैंने डिनोट किया। अब आइए पढ़ते हैं ये पता कैसे लगाना है ई मैक्स। ई मैक्स को पता लगाने के लिए कोई भी मोल्ड ले लीजिए, उसमें ड्राई सॉइल डालिए। ठीक है, अब क्या करना है? नीचे एक मोल्ड रख देना। अब जो मैंने मोल्ड में सॉइल भरी थी उससे मैंने उस मोल्ड से मैंने एक काफ़ी हाइट से ना उस मोल्ड से मैंने दूसरे मोल्ड में सॉइल फेंकनी है, सॉइल घिरानी है एक कंसिडरेबल हाइट से। जब वो सॉइल गिरेगी ना दूसरे मोल्ड में, तो वो क्या होगा? जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होंगे ना काफ़ी फार अवे एक दूसरे से जाएंगे। इससे क्या होगा? मेरी सॉइल लूज़ हो जाएगी। ओके, तो अगर मेरी लूज स्टेट है तो मुझे क्या मिलेगा? गामा डी मिनिमम। ये जिससे गामा डी इजकल टू वेट W2 माइनस V से निकाल लूँगा, तो गामा डी मिनिमम आ गया तो ई मैक्स निकाल लूँगा इस फॉर्मूले से। उसी तरह ई मिनिमम कैसे करूँगा? एक ड्राई सॉइल मोल्ड में भर लूँगा। अब उस मोल्ड को वाइब्रेटर में रख दूँगा। जब वाइब्रेटर क्या करेंगे? वर्ड्स निकालेंगे, ऐसे हिलेंगे वर्ड्स निकालेंगे। फिर थोड़ी सी जगह बच जाएगी, फिर सॉइल फिल करूँगा, फिर वाइब्रेटर पे रखूँगा। ऐसे करते करते जब पूरा भर दूँगा ना, ई मिनिमम आ जाएंगे और ये गामा डी मैक्सिमम भी इन्हीं फॉर्मूले से निकाल लूँगा। तो जब ये सब कुछ आ गया तो मैंने आईडी के फॉर्मूले में फिल किया, जो आईडी का फॉर्मूला ई मैक्स माइनस ई था और ई मैक्स माइनस ई मिनिमम था। तो ये यहाँ से पता चला, ये फॉर्मूला आया कि 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी अपॉन 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी मैक्सिमम। आइए अब जल्दी से जल्दी बात करते हैं रिलेटिव कंपैक्शन के बारे में। रिलेटिव कंपैक्शन क्या है? ये बता था यार अभी तक राघव तूने कितने कंपैक्शन करना है? गामा डी अपॉन गामा डी मैक्स इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। ये क्या बताता है कि अभी मुझे कितना कंपैक्शन करना बाकी है?
ओके, ये जो मैंने गामा डी का फॉर्मूला पढ़ा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+e, और गामा डी मैक्सिमम का भरा। अब जब गामा डी मैक्सिमम है ना, तो ये ई क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये भरा, तब ये फॉर्मूला आ गया, आर सी इज 1+e मिनिमम अपॉन 1+e इंटू 100। अब कहते हैं आई डी और आर सी, रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव कंपैक्शन, ये कुछ ना मिलती जुलती टर्म्स थी। तो कुछ साइंटिस्ट आए तो उन्होंने इम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया। इम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या बताया कि आर सी इज 80 + 0.2 आई डी। ओके, तो कुछ स्टडी की, अगर मैंने आई डी को 0 पुट किया, मेरी डेंसिटी 0 हो गई, रिलेटिव डेंसिटी, मतलब मेरी सॉइल लूज़ हो गई, सॉइल लूज़ हो गई, तो इसमें मेरा आर सी 80%। अगर मेरी डेंसेस्ट सॉइल है, मतलब आई डी रिलेटिव डेंसिटी 100% है, तो मेरा आर सी भी 100% आ रहा। तो इससे क्या पता चला, मुझे ये पहला पता था कि जो आई डी की रेंज है वो 0 से लेकर 100% है, लेकिन जब ये स्टडी की तब ये पता चला कि जो मेरी आर सी की रेंज है ना, वो मेरी 80 से लेकर 100% है। बात करता हूँ कोलैप्सिबिलिटी की। कोलैप्सिबिलिटी, मान लीजिए मैं अपने घर पर बैठा हूँ, आप सभी अपने घर पर बैठे हैं, आपके घर में एक गार्डन है, आप गार्डन के बाहर तो नहीं बैठे, अंदर ही बैठे, लेकिन ध्यान से गार्डन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ पर पड़े ग्रीन प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ ग्रास को ऑब्जर्व कर रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए मेरी बात को। अचानक क्या हुआ, बारिश आनी स्टार्ट हुई। अभी बारिश आए कुछ समय ही हुआ था कि मैंने देखा कि अचानक से मेरी गार्डन की ज़मीन धंस गई, नीचे धंस गई। ये कैसे हुआ यार, मैंने तो कोई लोड भी नहीं लगाया। इट मीन्स मेरी सॉइल क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। ये मेरी कोलैप्सिबिलिटी है कि अगर मैं कोई लोड भी नहीं लगा रहा, बट पानी थोड़ा सा आ रहा है, पानी वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, तो पानी के बढ़ने से, वाटर कंटेंट के बढ़ने से, विदाउट अप्लाइंग लोड, अगर मेरी सॉइल सडनली लार्ज सेटलमेंट शो कर रही है या वॉल्यूम में कुछ डिक्रीज हो रहा है, तो ये है कोलैप्सिबिलिटी। तो ये है कोलैप्सिबिलिटी। ये किस टर्म्स में एक मेजर होती है, कोलैप्स पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच अपॉन एच नॉट, मतलब चेंज इन हाइट अपॉन इनिशियल हाइट, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, या चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन 1+E0। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले एक एक चीज़ को मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ये एक मान लीजिए मैंने एक फेस सॉइल का लिया, ठीक है, एक सिस्टम सा लिया। इसका एरिया A0 है, हाइट H0 है। इसकी वॉल्यूम निकाल लूँगा, V0 = A × H0। ओके, A × H0। ओके, अब पानी डाला, पानी डालने से सेटलमेंट हुई, डेल्टा एच सेटलमेंट हुई, तो एरिया को मैं कांस्टेंट रखूँगा, ये सेमी इन्फिनिट प्रॉपर्टी है। अब डेल्टा वॉल्यूम निकालूंगा, क्या आएगा, एरिया इंटू हाइट। ओके, ये निकाल दिया। अब मुझे पता कि कोलैप्सिबिलिटी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा V अपॉन V0। तब ये पुट किया तो मेरा डेल्टा H अपॉन H0 आ गया। ठीक है, ये एक चीज़ मैंने सॉल्व कर दी। सेकंड, डेल्टा E अपॉन 1+E0 को सॉल्व कैसे करते हैं। अब मुझे पता ये जो चेंज ऑफ वॉल्यूम हुई है, ये चेंज ऑफ सॉलिड्स के कारण तो नहीं हुई होगी, सॉलिड तो कॉन्स्टेंट रहते हैं। ये चेंज ऑफ वॉल्यूम कैसे हुई है, वॉइड्स के चेंज होने के कारण। तो डेल्टा V = डेल्टा VV आ गया। अब चेंज इन वॉइड रेशो क्या होगा, डेल्टा VV अपॉन VS। ओके, तो डेल्टा V का फॉर्मूला आ गया डेल्टा E × VS। अब VS का भी मुझे फॉर्मूला पता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1+E0। तो ये जैसे भर दिया तो ये डेल्टा VV की वो वैल्यू आ गई ये, और VV कट गए, तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया। तो होप करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।